हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से हिंदी कहानी का विकास इस सेक्शन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। हमने इस सेक्शन से कुछ सब उपशीर्षक को कंप्लीट कर लिया था, जैसे भारत का प्राचीन कथा साहित्य, लोक कथाएँ, पाश्चात्य प्रभाव, प्रारंभिक हिंदी कहानियाँ, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर कहानी को हमने पिछली वीडियो में प्रारंभ किया था और इसके अंतर्गत हमने नई कहानी की विशेषताएं यानी जटिल जीवन यथार्थ की व्यापक स्वीकृति इस सेक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था। तो अगर आप पिछली वीडियो को देखेंगे तो उसमें नई कहानी की तमाम विशेषताओं को हमने जाना और उसके साथ साथ उन कहानियों के विषय में भी जाना जिनका उल्लेख किया गया है, यानी कि नई कहानी में जो विभिन्न विविधताएं आई हैं वो किस किस रूप में हमको कहानियों के माध्यम से दिखाई देती हैं, वो सभी हम लोगों ने रचनाकारों की कहानियों के माध्यम से जाना था। आज के इस वीडियो में हम विविध कहानी आंदोलन और उनकी उपलब्धियाँ इस वाले सेक्शन को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। आज का टॉपिक है विविध कहानी आंदोलन और उनकी उपलब्धियाँ। पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, साठोत्तरी कहानी में अकहानी आंदोलन की व्याख्या और प्रवर्तन किसने किया? ऑप्शन में है महीप सिंह, ऑप्शन बी है डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, ऑप्शन सी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है अमृत राय। सही उत्तर क्या होगा? बी, गंगा प्रसाद विमल। अकहानी आंदोलन की व्याख्या और प्रवर्तन किसने किया है? गंगा प्रसाद विमल ने। अगला प्रश्न है, अकहानी आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या मानी गई है? प्रश्न का ऑप्शन है सामाजिक सुधार पर बल, घोर निराशा, संबंधहीनता और खंडित मनस्थितियों का चित्रण, राष्ट्रभक्ति का प्रचार, ईश्वरीय न्याय की प्रतिष्ठा। तो अकहानी आंदोलन की मुख्य विशेषता क्या है? घोर निराशा, संबंधहीनता और खंडित मनस्थितियों का चित्रण। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नई कहानी की प्रतिष्ठा के साथ ही उसका विरोध भी आरंभ हो गया। कहने के लिए तो यह विरोध नई कहानी की जड़ता को तोड़ने और नए जीवन संदर्भ को व्यक्त करने के लिए आरंभ किया गया था, किंतु वास्तविकता यह है कि यह विरोध अपने को प्रतिष्ठित करने और परंपरागत सारे मूल्यों को अस्वीकार कर घोर निराशा, संबंधहीन स्थितियों और खंडित मनस्थितियों के चित्रण को महत्व देने के प्रयत्न में सामने आया था। इस विरोध को आंदोलन का रूप दिया गया और 1960 से 62 के आसपास नई कहानी के स्थान पर अकहानी को प्रतिष्ठित किया गया। रजनीश कुमार के शब्दों में, अब यहाँ अगर हम देखें तो अकहानी की स्थापना कब हुई? 60 से 62 के आसपास। ठीक है, किसे हटाकर ये इस कहानी आंदोलन को स्थापित किया गया? नई कहानी के स्थान पे। ठीक है, रजनीश कुमार के शब्दों में आपके लिए कथन महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो इसे आप ध्यान से देखेंगे। रजनीश कुमार के शब्दों में साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद, साठोत्तरी यानी 1960 के बाद की कहानियाँ, साठोत्तरी कहानी को डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल ने पहले तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारा, किंतु शीघ्र ही उन्होंने समकालीन कहानी के स्थान पर अकहानी की व्याख्या प्रारंभ कर दी और सन 60 के बाद हिंदी कहानी के क्षितिज पर अकहानी एक आंदोलन के रूप में उगाई, जिसके पक्षधरों में डॉक्टर गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, सुधा अरोड़ा, ज्ञान रंजन, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, विश्वेश्वर आदि थे। तो अगर हम देखें तो गंगा प्रसाद विमल ने साठोत्तरी कहानी यानी 1960 के बाद की कहानी को पहले समकालीन कहानी कहा। उसके बाद उन्हें लगा कि इससे समकालीन कहानी नाम ना देकर अकहानी नाम देना चाहिए, तो उन्होंने समकालीन की जगह अकहानी नाम स्थापित कर दिया। ठीक है, तो 60 के बाद की जो कहानी है गंगा प्रसाद विमल ने उसे अकहानी का नाम दिया और इसके समर्थन में जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, दूधनाथ सिंह आदि रचनाकार भी दिखाई देते हैं। अकहानी को कुछ लोगों ने नई कहानी के विकास के रूप में देखा। इसमें संदेह नहीं कि अकहानी के समर्थकों में बहुत से कहानीकार नई कहानी आंदोलन से जुड़े थे, किंतु उसकी प्रतिष्ठा का श्रेय मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर आदि को मिलता देख उसके विरुद्ध नया मोर्चा खोलकर विरोधी शिविर में आ गए थे। अब अगर हम नई कहानी की बात करें तो नई कहानी आंदोलन को स्थापित करने में या नई कहानी को स्थापित करने में 3 रचनाकार का प्रमुख रूप से योगदान माना गया, जिनमें मोहन राकेश थे, या राजेंद्र यादव थे, कमलेश्वर थे। हालांकि अन्य रचनाकारों ने भी इसका समर्थन किया था, लेकिन विशेष ख्याति इन तीनों को मिलने के कारण सभी लोग क्या हो गए? विरोध में हो गए, और विरोध होने की वजह से फिर यही हुआ कि नई कहानी को के स्थान पर अकहानी स्थापित हुई। आगे देखें तो अकहानी आंदोलन से हिंदी कहानी
कहाँ तक समृद्ध हुई नहीं कहा जा सकता, इतना अवश्य है कि इसने नई कहानी के झंडा बरदारों को एक झटका अवश्य दिया। सब मिलाकर इसका महत्व नकारात्मक अधिक, सकारात्मक कम है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो किसी के स्थान के विरोध में कोई कहानी आंदोलन प्रारंभ करना, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं उसमें नकारात्मक चीज़ें ज़्यादा शामिल होने लगी बजाय कि सकारात्मक के। ठीक है, तो ये एक तथ्य है कहानी आंदोलन के स्थापित होने के पीछे। अगला प्रश्न है, सचेतन कहानी आंदोलन के पुरोधा किसे माना जाता? तो आपने क्या जाना, पहले नई कहानी को जाना कि नई कहानी के स्थापित होने के बाद फिर गंगा प्रसाद विमल ने उसे समकालीन नाम दिया और समकालीन के स्थान पर उन्हें लगा कि कहानी सटीक होगा, तो उन्होंने नई कहानी की बाद की कहानियों को अकहानी नाम दे दिया। ठीक है, अब अकहानी के बाद हम देखते हैं सचेतन कहानी आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। सचेतन आंदोलन कहानी आंदोलन के पुरोधा किसे माना जाता है? ऑप्शन में है राकेश वत्स, ऑप्शन बी है कमलेश्वर, ऑप्शन डी है डॉक्टर महीप सिंह, ऑप्शन डी दूधनाथ सिंह। एक और चीज़ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो नई कहानी आंदोलन के जो 3 प्रतिष्ठाता हैं, जिनमें मोहन राकेश हैं, राजेंद्र यादव है और कमलेश्वर हैं, ये 3 नाम भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सचेतन कहानी की अगर हम बात करें तो इसके पुरोधा कौन है? महीप सिंह। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। संबंधित तथ्य देखने से पहले एक और प्रश्न है सचेतन कहानी से, सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ किस पत्रिका के विशेषांक से माना जाता है? ऑप्शन में है सारिका, ऑप्शन बी है आधार, ऑप्शन सी है हंस, ऑप्शन डी है सचेतना। तो सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ किस पत्रिका के विशेषांक से माना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा आधार पत्रिका के विशेषांक से माना जाता है। पुरोधा कौन है? महीप सिंह है। और पत्रिका कौन है इसके पीछे? आधार पत्रिका है। और आधार पत्रिका का 1964 का विशेषांक जो है वह सचेतन कहानी आंदोलन की शुरुआत का अंक रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, सचेतन कहानी ने मुख्य रूप से किन आयातित जीवन मूल्यों का विरोध किया है? ऑप्शन में है वीरता और साहस, ऑप्शन बी है प्रेम और करुणा, ऑप्शन सी है निराशा, कुंठा, ऊब और अनास्था, ऑप्शन डी है त्याग और बलिदान। सही उत्तर क्या होगा? निराशा, कुंठा, ऊब और अनास्था। सचेतन कहानी ने मुख्य रूप से किन आयातित जीवन मूल्यों का विरोध किया? तो निराशा, कुंठा, ऊब और अनास्था का विरोध किया सचेतन कहानी ने। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। नई कहानी के विरोध में दूसरा आंदोलन सचेतन कहानी के रूप में सामने आया। इसके पुरोधा डॉक्टर महीप सिंह है। 1964 में आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक के प्रकाशन से इसका आरंभ माना जा सकता है। सचेतन कहानी के आधार को स्पष्ट करते हुए महीप सिंह ने कहा है, नई कहानी के अंदर जो अंतर्विरोध थे उन्हें स्पष्ट करने के लिए और जीवन के प्रति जो सचेतन दृष्टि हम चाहते थे, जिसमें हम ये अनुभव करते थे कि जीवन को मात्र प्रदत्त वस्तु के स्तर पर नहीं जीना चाहिए, बल्कि सक्रियता से भोगना और जीना आज के मनुष्य की नियति है, उसे अपनी रचनाओं के माध्यम से हम रेखांकित करना चाहते थे। हमारे इस आग्रह को सचेतन कहानी का आधार माना गया और लोगों ने इसे उसी रूप में अपनाया। सचेतन कहानी आंदोलन ने पश्चिम से आयातित जीवन मूल्यों निराशा, कुंठा, ऊब, अकेलापन, अनास्था आदि का विरोध किया और भारतीय परिवेश के भीतर सहज गति से प्रवहमान जीवन स्थितियों को स्वीकार कर संघर्षशील चेतना की सक्रियता पर बल दिया। इस आंदोलन में महीप सिंह के अतिरिक्त कमल जोशी, मधुकर सिंह, योगेश गुप्त, वेदराही, मंशु जोशी, मनहर चौहान आदि लेखकों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। वस्तुतः इस आंदोलन के माध्यम से उभरने वाला विरोध कहानी का अधिक नया कहानी नाम वस्तुतः इस आंदोलन के माध्यम से उभरने वाला विरोध कहानी का अधिक, नया कहानी का कम था। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर भी वही बात है। तो अगर हम देखें तो सचेतन कहानी में जिस विशेषता या जिस तत्व का विरोध किया जा रहा था कि नई कहानी में ये तत्व शामिल है और उसका विरोध करने के लिए सचेतन कहानी की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो तत्व हमें अकहानी में ज़्यादा अधिक दिखाई दे रहे थे। तो एक तरह से ये नई कहानी का विरोध ना होकर अकहानी का विरोध लगने लगा था, यानी जो सचेतन कहानी है वो अकहानी के विरोध में उत्पन्न हुई है। हालांकि इसका जो प्रारंभ है वो नई कहानी के विरोध में किया गया था। आगे देखते हैं, नई कहानी के दायरे में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां पनप रही थी उन्हीं का विरोध सचेतन कहानी आंदोलन में किया गया था। यही नकारात्मक प्रवृत्तियां अकहानी आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आई थी। सचेतन कहानी आंदोलन बहुत शीघ्र बिखर गया। तो अगर हम देखें तो यह भी जो आंदोलन है वो ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया।
अगला प्रश्न है सहज कहानी का नारा किस लेखक ने दिया था। तो अभी हमने देखा नई कहानी थी, नई कहानी के बाद फिर हम अकहानी आंदोलन देखते हैं, अकहानी के बाद हम सचेतन कहानी आंदोलन देखते हैं। ठीक है, तो अकहानी को समकालीन कहानी भी कहा है किसने, गंगा प्रसाद विमल ने। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। साठोत्तरी कहानी भी उसी को कहा जा रहा है, यानी 60 के बाद ये कहानी आंदोलन प्रारंभ हुआ है। सभी कहानी आंदोलन से जुड़े जो तथ्य हैं वो ज़रूर याद रखेंगे कि कौन सी पत्रिका उससे जुड़ी हुई थी, कौन से रचनाकार उससे जुड़े हुए थे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला कहानी आंदोलन है सहज कहानी आंदोलन। प्रश्न है सहज कहानी का नारा किस लेखक ने दिया था। ऑप्शन है अमृत राय, यशपाल, मार्कंडेय, भीष्म साहनी। सही उत्तर होगा अमृत राय। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सन 1968 ईस्वी में अमृत राय ने इलाहाबाद से नई कहानियाँ पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। पहले यह राजकमल प्रकाशन दिल्ली से प्रकाशित होती थी। अमृत राय ने सहज कहानी का नारा दिया। यह नारा आंदोलन का रूप ना ले सका। अमृत राय ने किसी भी प्रकार के बने बनाए सांचे का विरोध किया और अपनी बात बलपूर्वक प्रस्तुत की, किंतु उन्हें सहज कहानी लिखने वाले नए लेखक उपलब्ध नहीं हो पाए। ठीक है, तो सहज कहानी एक नारा उन्होंने दिया, लेकिन ये आंदोलन के रूप में नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई भी रचनाकार इसके साथ जुड़ नहीं पाया, ना वैसी कोई रचना रची गई। ठीक है, जो हम कह सकते हैं कि ये सहज कहानी की प्रवृत्ति हो सकती थी। ठीक है, तो इस रूप में अगर हम देखें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है, सहज कहानी आंदोलन, या कह सकते हैं सहज कहानी का जो नारा है वह किसने दिया, अमृत राय ने दिया। अगला प्रश्न है 1972 ईस्वी में के आसपास सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन किसने चलाया। ऑप्शन में है राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश, महीप सिंह। तो महीप सिंह का आपने जान लिया कि वो सचेतन कहानी के थे, तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, कमलेश्वर ने 1972 के आसपास सारिका के माध्यम से समानांतर कहानी आंदोलन, समांतर या समानांतर, एक मिनट देख लेते हो, समांतर। ठीक है, तो समांतर कहानी आंदोलन चलाया है किसने, कमलेश्वर ने चलाया है। अगला प्रश्न इसी से है, समांतर कहानी आंदोलन ने कहानी के केंद्र में किसे प्रतिष्ठित करने पर बल दिया। ऑप्शन है ऐतिहासिक महापुरुषों को, ऑप्शन बी है आम आदमी को, ऑप्शन सी है केवल उच्च वर्ग के व्यापारियों को, ऑप्शन डी है काल्पनिक पात्रों को। सही उत्तर क्या होगा, बी, केवल आम आदमी को इस पे प्रतिष्ठित करने पर बल दिया गया है। कौन थे पुरोधा इसके, तो कमलेश्वर थे। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सन 1972, आप ये भी रखेंगे याद कि किस समय यह कहानी आंदोलन या कहानी का नारा दिया गया था। सन 1972 ईस्वी के आसपास नई कहानी के प्रथम दौर के सशक्त रचनाकार कमलेश्वर ने सारिका के माध्यम से समांतर कहानी आंदोलन चलाया। उन्होंने समांतर 1 में अरविंद, आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, जितेंद्र भाटिया, दामोदर सदन, निरुपमा सोबती, मधुकर सिंह, मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, शीला रोहेकर, विभू कुमार, श्रवण कुमार, सतीश जमाली, सुदीप, सनत कुमार, सेरा यात्री, रमेश उपाध्याय की कहानियां प्रकाशित की। समानांतर कहानी आंदोलन ने कहानी में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया। डॉक्टर विनय ने समांतर कहानी में प्रतिष्ठित होने वाले आम आदमी की व्याख्या करते हुए कहा, आम आदमी सिर्फ आम आदमी है, वह किसान, मजदूर, क्लर्क, सर्वहारा वर्गों में बटा हुआ ना होकर एक संश्लिष्ट व्यक्ति या व्यक्तित्व है। इस आंदोलन से जुड़े हुए रचनाकारों ने जीवन के विभिन्न संदर्भों में आम आदमी के संघर्ष को देखा है और उसकी चिंताओं, तकलीफों एवं मजबूरियों को रेखांकित किया। कहना ना होगा कि इस आंदोलन को भी व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। इसके सिद्धांत, सूत्र सोच समझ कर निर्धारित किए गए थे, कहानियों के भीतर से उभर कर सामने नहीं आए थे। यह सारा आंदोलन कमलेश्वर की महत्वाकांक्षा का द्योतक अधिक था। रचना संदर्भों से उभर कर रचनाकारों की सक्रियता की अनिवार्य परिणति के रूप में यह सामने नहीं आ पाया था। ठीक है, तो यह भी इसकी एक कह सकते हैं सीमा हमको दिखाई देती है इस कहानी आंदोलन की भी। अगला जो कहानी आंदोलन है वो जनवादी कहानी का है। तो प्रश्न है, जनवादी कहानी की परंपरा का आरंभ किन कहानियों से माना गया है। ऑप्शन है इंदुमती दुलाई वाली, ऑप्शन बी है कफन और पूस की रात, ऑप्शन सी है आकाशदीप और पुरस्कार, ऑप्शन डी है उसने कहा था। सही उत्तर क्या होगा, जनवादी कहानी की परंपरा का आरंभ हुआ है कफन और पूस की रात से। अगला प्रश्न है, वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी किस विचारधारा को आधार बनाकर चलती है। ऑप्शन है गांधीवाद, मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, छायावाद। तो जनवादी कहानी की विचारधारा का आधार है मार्क्सवाद। संबंधित तथ्य देख लेते हैं।
सन 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना हुई। अक्टूबर सन 1978 में इसी मंच के तत्वाधान में हिंदी लेखकों का एक शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 1967 से 1977 तक के जनवादी साहित्य का मूल्यांकन किया गया। फरवरी 1982 में दिल्ली में जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। इसी समय से कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी कहानी आंदोलन का सक्रिय और गतिशील हुआ। जनवादी कहानी की परंपरा का आरंभ प्रेमचंद की कफन और पूस की रात जैसी कहानियों से माना गया। इसका क्रमबद्ध विकास यशपाल की पर्दा कहानी। अब यहाँ आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, कहानी और कहानीकार। ठीक है, जैसे अगर हम कफन और पूस की रात की बात करें तो यह तो चर्चित कहानी है, तो प्रेमचंद इसके रचनाकार हैं, ये आपको याद रहेगा। लेकिन अगर पर्दा कहानी की बात करें तो यह यशपाल का है। रांगे राघव की गदल, भैरव प्रसाद गुप्त की हड़ताल, मार्कंडेय की हंसा जाई अकेला, भीष्म साहनी की चीफ की दावत, अमरकांत की दोपहर का भोजन, शेखर जोशी की कहानी बोझ जैसी कहानियों में देखा गया। क्या देखा गया? जनवादी कहानी परंपरा का विकास इन कहानियों में देखा गया। ज्ञानरंजन और काशीनाथ सिंह जैसे कहानीकारों ने इसे आगे बढ़ाया। इसके बाद रमेश उपाध्याय, रमेश बत्रा, हेतु भारद्वाज, नमिता सिंह, असगर वजाहत, धीरेन्द्र अस्थाना, उदय प्रकाश आदि लेखकों ने इसे समृद्ध किया। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया जाता है। जनवाद के समर्थक कुछ लेखकों ने विचारधारा को अधिक महत्व दिया, इसलिए उनकी कहानी का शिल्प कमजोर पड़ गया है। किंतु जहाँ वैचारिक आग्रह से मुक्त होकर दलितों, पीड़ितों के जीवन संघर्ष को वाणी दी गई, वहाँ जनवादी कहानियां भी अत्यंत मार्मिक और विश्वसनीय बन गई हैं। अगला कहानी आंदोलन है सक्रिय कहानी आंदोलन। प्रश्न है, सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात 1979 में किस पत्रिका के माध्यम से हुआ है? ऑप्शन है कथांतर, मंच, नया प्रतीक और वर्तमान साहित्य। तो सक्रिय कहानी प्रारंभ होती है मंच पत्रिका के माध्यम से। अगला प्रश्न है, सक्रिय कहानी के प्रवर्तक राकेश वत्स के अनुसार इस आंदोलन का अर्थ क्या है? ऑप्शन है केवल जासूसी कथाएं लिखना, ऑप्शन बी है चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, ऑप्शन सी है पौराणिक पात्रों को सक्रिय करना, ऑप्शन डी है केवल हास्य व्यंग्य लिखना। तो सक्रिय कहानी आंदोलन का उद्देश्य क्या है? चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी लिखना। संबंधित तथ्य देख लेते हैं। सन 1979 में राकेश वत्स ने मंच पत्रिका के माध्यम से सक्रिय कहानी आंदोलन का सूत्रपात किया। सक्रिय कहानी की मूल प्रतिज्ञा को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी, उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्तेपन और नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सिर लेती है। ठीक है, तो राकेश वत्स का यह जो कथन है यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। रमेश बत्रा, चित्रा मुदगल, सच्चिदानंद धूमकेतु, सुरेंद्र सुकुमार, धीरेन्द्र अस्थाना आदि लेखकों ने इस आंदोलन को सहयोग और समर्थन किया। सक्रिय कहानी की अवधारणा में समांतर कहानी और जनवादी कहानी की अवधारणाओं को मिला दिया गया। इस आंदोलन का प्रभाव भी सीमित ही रहा। उपर्युक्त सभी आंदोलन पर एक साथ विचार किया, यानी अब तक जितने भी कहानी आंदोलन के विषय में हमने बात की उसका सार तत्व यहाँ पे है। उपर्युक्त सभी आंदोलन पर एक साथ विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि इनके मूल में जीवन संदर्भों के बदलाव, उनकी अभिव्यक्ति के प्रयत्न में कथ्य और शिल्प में अनिवार्य परिवर्तन की मांग कम और उन नायकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा अधिक थी। इतना अवश्य है कि इन आंदोलनों से कहानी की जीवंतता बनी रही और फार्मूलाबद्ध होने से बच गई। यदि 1955 से लेकर आज तक के कहानी साहित्य के विकास को आंदोलनों से अलग करके देखा जाए तो उसमें परिवर्तन के 3 चरण स्पष्ट लक्षित होंगे। विकास का प्रथम चरण 1955 से 65 तक का माना जाएगा। ठीक है, तो यह जो होगा वो कहानी आंदोलन का क्या होगा? विकास होगा। इस अवधि में रचनाकारों ने जीवन की समस्याओं को निजी अंतरंग दृष्टि से देखा है, अनुभव की प्रामाणिकता और भोगे हुए यथार्थ को अधिक महत्व दिया है और अपने अनुभव वृत्त के दायरे में आने वाले यथार्थ के चित्रण में ही रुचि दिखाई है। दूसरा चरण 1965 से 80 तक का माना जा सकता है। इसमें पहले दौर में स्थापित रूढ़ियों और आयातित मूल्यों का विरोध किया गया है। मूल्यों को जीवन स्थितियों के व्यापक संदर्भ से जोड़ने की कोशिश की गई है। प्रयत्न किया गया है कि रचना अपनी जमीन से जुड़े और विश्वसनीय बनकर सामने आए। विकास के तीसरे चरण की अवधि 1980 से आज तक मानी जा सकती है। इस दौर में स्थितियों के वस्तुपरक विश्लेषण की प्रवृत्ति बढ़ी है। रचना को वैचारिक आधार से समृद्ध किया गया है। कला को सभी प्रकार के मैनरिज्म से बचाकर
सहज बनाने की चेष्टा की गई और जीवन के व्यापक संदर्भों से सीधे साक्षात्कार को महत्व दिया गया है। सब मिलाकर देखा जाए तो उपन्यासों की तुलना में कहानी साहित्य अधिक जीवंत और प्रेरणापद दिखाई देगा। अगला जो प्रश्न है वो भी देख लेते हैं। कहानी आंदोलनों के मूल में क्या अधिक प्रभावी था? ऑप्शन है जनता की भारी मांग, ऑप्शन बी है लेखकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, ऑप्शन सी है प्रकाशकों का दबाव, ऑप्शन डी है सरकारी नीतियां। सही उत्तर क्या होगा? लेखकों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इन कहानी आंदोलनों के मूल में अधिक दिखाई देती है। अगला प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास के तीसरे चरण में यानी 1980 से अब तक की कहानी की अगर हम बात करें तो इसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या रही है? ऑप्शन में है केवल रोमानी कहानी, स्थितियों का वस्तुपरक विश्लेषण और वैचारिक समृद्धि, ऑप्शन सी है चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन, ऑप्शन डी है शिल्प की जटिलता पर अत्यधिक बल। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, स्थितियों का वस्तुपरक विश्लेषण और वैचारिक समृद्धि हमने तथ्य में देखा। अगला और आखिरी प्रश्न है चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी की है और दोपहर का भोजन अमरकांत की कहानी है। इन कहानियों को किस धारा के विकास क्रम में रखा गया है? ऑप्शन है अ कहानी, सचेतन कहानी, जनवादी कहानी, सहज कहानी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? जनवादी कहानी। अगला टॉपिक है समकालीन रचनाकार का। इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से और कोशिश करेंगे ये सेक्शन जितनी जल्दी कंप्लीट हो सके, क्योंकि समकालीन रचनाकार की अगर हम बात करें तो एक संक्षेप में जो हम जान सकते हैं इसके विषय में कि कौन कौन से रचनाकार जो हैं हमको इसमें देखना है। ठीक है, अगर हम कहानी का विकास है और इसमें हम पढ़ने वाले हैं समकालीन रचनाकारों को। तो अगर देखें तो 40-45 के लगभग रचनाकार हैं, तो उनको पढ़ना थोड़ा समय लग सकता है इसको पढ़ने में। तो कोशिश करेंगे हम ज़्यादा से ज़्यादा रचनाकारों को वीडियो में मतलब एक वीडियो में शामिल किया जाए। उसके बाद अगर हम महिला कहानीकार की बात करें तो ये भी 20 से 25 रचनाकार हैं। ठीक है, 20 से 25 या 30 के करीब मुझे ऐसा लग रहा है कि महिला कहानीकार हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक हैं, एक समकालीन रचनाकार और दूसरा है महिला कहानीकार। इन दोनों टॉपिक के जो रचनाकार हैं यही मुख्य रूप से कहानी का विकास वाले सेक्शन में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी जानकारी भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे नई कहानी की विशेषता या विभिन्न कहानी आंदोलन, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आज जो हमने विभिन्न कहानी आंदोलन को पढ़ा है, इस सेक्शन से आप सभी कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार, साथ ही उसका समय और अगर उससे संबंधित पत्रिका है, यानी अगर कोई पत्रिका के माध्यम से वह आंदोलन प्रारंभ हुआ है तो उसे भी आप नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और वीडियो को हाइप ज़रूर करें।